बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौर। ये मुल्क में कुछ भी हो उसको नेगेटिव वे में लेने की ज़रूरत हमें शायद पड़ गई, हमारे एक मिजाज में शामिल हो चुका है। 9 मई के मामले में पहली दफ़ा बानी पीटीआई का जो बयान आया है वो यूं भी अहमियत रखता है कि पहले कभी इतना खुल के उन्होंने नहीं कहा था कि जनाब मैं मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। अब मशरूत माफ़ी के बाद जनाब आप ये कह सकते हैं कि वो 9 मई वाला मामला और जो पाक फ़ौज के तर्जुमान 2 दफ़ा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतशारी टोला या कोई ऐसा टोला जो कि इंतशार फैला रहा हो, इस किस्म के जो लफ्ज़ इस्तेमाल इल्काबात इस्तेमाल किए गए उनसे साफ पता चलता है कि वो कहीं पे भी मुज़ाकरात जो इस वक्त हो नहीं रहे। शायद बानी पीटीआई को किसी ने बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया कि आप ये माफ़ी की बात कर लें, ऑलरेडी आप बहुत सारी चीज़ों तो मान चुके हैं, यानी कि आपने पहले भी बात कर चुके हैं कि जनाब मैंने कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, अगर मुझे गिरफ्तारी की जाती है मेरी, तो उसके बाद आपको एहतजाज कैसे करना है। अब ये सारे बयान को किस तरह से लिया जाएगा ये अभी भी सवालिया निशान है। अब उनकी जो बहन है वो जिस तरह से कहती हैं अलीमा खान साहिबा कि वो जिस तरह से बयान दे रही हैं उसको तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि जनाब यही हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि अगर फुटेजेस में इस तरह आता है तो हम उसको मान भी लेते हैं और उसको हम उसी तरह से लेके चलेंगे और माफ़ी भी मांगेंगे। ना सिर्फ माफ़ी मांगेंगे बल्कि अगर कोई ऐसा शख्स जो कि इस मामले में इन्वॉल्व होगा उसको हम पार्टी से भी निकाल देंगे। लेकिन अडियाला जेल में जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये बात हुई है, अब इसको कितना सच और कहाँ से उनके लहजे को जांचना और उनकी बात को क्या सही तरीके से इस वक्त मीडिया कोट कर रहा है, जिस तरह से अडियाला जेल से बयान आया हम भी उसको उसी तरह से उसको कोट कर रहे हैं। कितने सहाफ़ी होंगे जिन्होंने ये बात सुनी होगी और क्या उसको इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है उसकी जितनी नहीं हो। दूसरी बात इसमें यह भी आती है कि फ़ौरन से इस वक्त मुस्लिम लीग नून का बयान सामने आता है और उसको अभी भी जो है तमाम मामला को एक साजिश कहा जाता है कि जनाब इनकी तो घर जलाओ घिराओ की साजिश है और हम सिर्फ यही सुन सकते हैं कि इस तरह से कर रहे हैं। ये जो पूरा जो मैं इन तमाम चैनल्स पे बातें आ रही हैं और जो अभी तज्जिया आ रहे हैं उसमें हटके जो मैं इस बात को समझी हूँ बतौर सहाफ़ी वो ये है जनाब कि एक तरफ मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ जमाते इस्लामी का धरना भी जारी है, दूसरी तरफ जनाब आप ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश की एक बहुत बड़ी सूरत हाल आपके सामने है जो कि सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, ये आपने एक इस्लामी मुल्क में आप काया पलटी है और ये तारीख़ी हिस्सा है। अगर आप बांग्लादेश की सियासत में नज़र डालें और वो जो आपको फुटेजेस नज़र आ रही हैं बांग्लादेश की, एक बड़ा नॉर्मल से उम्र का एक नौजवान है जिसकी तलबा तहरीक की वजह से हुकूमत का पूरा जो है वो तख्ता पलट के रह गया। एक तरफ ये सूरत हाल है और उसको देखते हुए जो पाकिस्तान में जो लोग धरने दे रहे हैं उनको थोड़ी सी बात ये सामने आई कि उनको भी एक मौका मिल रहा है कि जनाब ऐसा हो सकता है। और उसमें एडवेंचरिज्म में सबसे ज्यादा आगे कौन होता है जनाब, वो तहरीक इंसाफ भी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जनाब नहले पे दहला, अगर हुकूमत को इस मौजूदा हुकूमत को पलटना है तो एक तरफ जमात इस्लामी का धरना, बांग्लादेश की मिसालें और अगर माफ़ी मांग ली जाएगी तो आप समझेंगे जो मौजूदा हुकूमत है उसको गिराने में कोई दो राय नहीं कि मामला बेहतर हो सकते हैं। सारा प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के मसाइल हल हो गए उस दिन शायद पाकिस्तान में बेहतरी आ जाएगी। हम तो चाहते हैं कि बेहतरी आए, जो और बहुत सारी चीज़ें उस पर हमें नहीं पड़ना चाहिए। अगर मुस्लिम लीग नून ये कहती है अगर माफ़ी मांग भी लेते हैं तो फिर माफ़ी को माफ़ी की तरह नहीं लिया जाएगा, ये अगर समझ रहे हैं कि माफ़ी की तरह लिया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा। हम ये समझते हैं अगर माफ़ी को माफ़ी की तरह लिया जाए और जिस तरह से फुटेजेस की वो बात कर रहे हैं तो फुटेजेस ये नहीं कि कोई पाकिस्तानी ने नहीं देखी, मैंने भी देखी है, आपने भी देखी, उनकी ख़वातीन की भी देखी है। और वो जिस तरह से उनके मैं नाम इसलिए नहीं लूँगी इस वक्त या आपको फुटेजेस के बारे में बात नहीं करूँगी क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। अगर मामला बेहतर हो रहा है तो बतौर सहाफ़ी मेरे चैनल की जिम्मेदारी है कि मामला कॉन्ट्रोवर्शियल हो तो हमें पाकिस्तान की बेहतरी वाली सिचुएशन है, हमें इन चीज़ों में जाना नहीं चाहिए। सामने है वो फुटेजेस जिसमें पाकिस्तान को बुरा कहा जा रहा है, पाकिस्तान के जो फौज है उसके खिलाफ बात की जा रही है, तनसीबात पे चढ़े हुए और जिस तरह से जनाब शोधा की बेहुरमती की जा रही है, उनकी जो यादगार है उनकी बेहुरमती की जा रही है सबके सामने। हाँ, अगर वो कहते हैं कि मेरी पार्टी से अगर कोई इन्वॉल्व होता है तो मैं उसको पार्टी से निकालूंगा और अगर मेरी गलती हुई तो मैं माफ़ी भी मांगूंगा, यानी कि मेरी पार्टी की गलती हुई तो वो तो सामने आ जाएगा और फिर माफ़ी मांगने में अब मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम है। और अगर ऐसा हो जाता है तो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन क्या
और दूसरी सियासी जमातें यहां तक खामोश होकर बैठ जाएंगी, चूंकि अब तहरीक इंसाफ के पास भी और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए क्योंकि इलेक्शन बिल 2017 में भी तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी है। ये अलग बात है कि मामला फिर स्टे पे जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो पीटीआई पार्लियामेंट में अपनी हैसियत खो देगी। आगे चलते जनाब, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद शहजाद अख्तर साहब, आप तजियाकार हैं, सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। और मुझे ज्वाइन करेंगे एडवोकेट यासीन आजाद साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आरिफ अब्बासी भी मेरे साथ होंगे, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। आपकी तरफ आते हैं सैयद शहजाद अख्तर साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में आपका क्या तजिया है? जी, बड़ी ड्रामाई सिचुएशन है। अब अल्लाह ताला करे कि बेहतरी की तरफ हो, लेकिन उनके अगर बयान के जो टुकड़े किए जाएं अगर, तो पहले इमरान खान साहब ने कहा कि अगर ऐसा कोई इन्वॉल्व हुआ तो मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन दूसरे ही उन्होंने फिर अपनी भी वो पेश की कि एक मशहूर सियासतदान को, एक मशहूर आदमी को जिस तरह से धक्के देके और वो किया गया, तो क्या सब लोग मुझसे माफ़ी मांगेंगे? अब ये जो डॉक्टर साहब दौड़ है ना, ये अना की जो दौड़ है, ये पहले भी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक ये ख़त्म नहीं होगी तो मामला तो सही नहीं होंगे। और इस वक्त जो बांग्लादेश की हालत हुई है, अल्लाह ना करे कि वो पाकिस्तान में सिचुएशन आए, लेकिन बड़ी ही अगर बलूचिस्तान देखें, आप केपी के देखें, तो ये हालात इस वक्त अच्छे नहीं हैं। तो इन सब सियासतदानों को थोड़ा सा अकल के साथ बैठना चाहिए कि वो बैठें और आपस में डायलॉग करें। डायलॉग ही हल है, लेकिन उसमें से अपनी अना को निकालें। मतलब अगर माफ़ी मांगने की बात हो रही है तो वाकई माफ़ी हो, और अगर जो लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि सज़ा दी जाएगी, तो उसमें फुटेजेस तो आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें मौजूद नहीं है, बहुत से लोग जेल में भी हैं। तो क्या वाकई इमरान खान साहब ये कर सकेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। मेरा ख्याल है कि जो मेरा जाती तजिया इन तमाम चीज़ों में सामने आया है वो कि केपी की सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। अगर उनकी हुकूमत है, तो अगर एक ही सूबे में हुकूमत है, उसके बावजूद भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कम से कम सिविलियन तो नहीं संभाल सकते। जिनको संभालना उनको बुलाना पड़ेगा, उनको बुलाना है तो चीज़ें बहरहाल मानना भी पड़ेगा कि उन्होंने बेहतर की हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे जो सूरत हाल है, जमात इस्लामी का धरना, और इसमें मौजूदा हुकूमत के लिए खतरात पैदा हो सकते हैं। जी, धरना देखें जमात इस्लामी का जिन चीज़ों पर है, वो वाकई वो जो पब्लिक चाहती है वो धरना उसी तरफ है उनका। लेकिन बात यह है कि हुकूमत मुज़ाकरात रोज़ कर रही है, उन चीज़ों को माने। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जैसे वो है जिसका सबसे बड़ा इशू है, तो वाकई वो एक प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, लेकिन उसको आज तक एड्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि ऐसी कौन सी वो है कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि पीक आवर्स, नॉर्मल आवर्स, फिर उसके बाद जो ज़्यादा मतलब वो यूज़ कर रहे हैं उसे ज़्यादा बिल देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वाकईतन ये जुल्म है आवाम पर, और इसको जो है वो गवर्नमेंट को संजीदगी से लेना चाहिए। जो अगर बांग्लादेश की सिचुएशन देखें तो वहाँ तो बहुत काफी अरसे से लावा पकता रहा, और एकदम आप देखें चंद दिनों में निकल के आ गया। जमात इस्लामी तो अपने तौर से काम कर रही है। छोटा सा फार्मूला है, मुझे लोग कहते हैं बिजली का फार्मूला क्या है, 10 रुपए यूनिट जो है वो पर यूनिट आपको जायज बनता है कि आप पाकिस्तानी आवाम से लें। इस वक्त पाकिस्तानी आवाम उसके 70% ऊपर आपको दे रही है। अगर आप इतने ज्यादा 70% लें, ज्यादा बिजली लें, और 3-4 सालों में देखें तो 700% फी यूनिट का इजाफा हो चुका है। यानी कि 700% आप किसको कह सकते हैं, 100-200 की बात नहीं, फी यूनिट का इजाफा हो चुका है। प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, मैं प्रोग्राम के शुरू से जो बात कर रही हूँ, प्रॉब्लम ये है कि दोनों सियासी जमातें इस वक्त पॉलिटिकली पाकिस्तान के नहीं सोच रही हैं, बल्कि पॉलिटिकली फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। जमात इस्लामी का धरना, बांग्लादेश की सूरत हाल, ये इस वक्त फायदा पहुंचा सकती है तहरीक इंसाफ को, और दूसरी तरफ 9 मई का भरपूर फायदा जो उठा रही है मुस्लिम लीग नून उठा रही है। सर सिचुएशन इस वक्त ये है, पाकिस्तान का इस वक्त मेरा ख्याल है कि बहुत कम पार्टी सोच रही है, बल्कि इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून को भी अंदाजा नहीं है कि वो किस डगर पे जा रही है। पिछले मेरे ख्याल से दिहाई पूरी गुजर गई कि कोई ऐसा सियासतदान हमें नजर नहीं आ रहा जो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करे। वो अपनी पार्टी की बात कर रहा है, या अपनी पार्टी की मुस्तहकम होने की बात कर रहा है, या उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, या अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो यकीनी तौर पर इनसे हमें आगे निकलना पड़ेगा और डायलॉग्स करें। खुदारा पाकिस्तान को बचाएं, मतलब ये गवर्नमेंट्स करेंगे किस पर? अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो ये गवर्नमेंट करेंगे किस पर? खुदा न खास्ता अगर ये जिस तरीके से कर रहे हैं, करप्शन की तो इंतहा है हर जगह, हर चीज़ में। तो उन चीज़ों को रोकने के बजाय तमाम पार्टीज बैठ के आवाम को सहूलत पहुंचाने के बजाय वो अपनी सहूलियात का सोच रहे हैं कि हमें किस तरह से सहूलत मिले और हम उस पर आके दोबारा से काबिज हो जाएं। एक को हटा दें, दूसरा इस पे शहजाद साहब आपकी क्या राय है कि इस वक्त ऐसा लगता है
कि वो लोग जो कि खान साहब को भी एक ऐसी पर्सनालिटी के तौर पे सामने लाए जो कि यूथ को चाहिए थी, क्योंकि 68% हमारी यूथ है और यूथ को जो है वो फैंटेसी भी चाहिए होती है। तो अब आपको क्या ऐसा लगता है कि हाफिज नईम साहब खुद से आगे आके यूथ के आंख के तारे बन रहे हैं या उन्हें भी बनाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का तो एक बहुत बड़ा फर्क है। अभी अगर हम लीडर के करिश्मा की बात करें, लीडर के उसमें हाफिज नईम साहब भी एक बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन लाजमत है इमरान खान का जो एक यूथ में एक सिलसिला चल पड़ा ना, ये पिछले जो 10 साल हैं उसमें जो बहुत छोटे से बच्चे थे 4, 5, 6 क्लास के, तो वो उस वक्त से जो शौक शुरू हुआ वो तो अब इस वक्त वो क्या कहते हैं 10 साल के बाद यूनिवर्सिटीज में पहुंचे हुए हैं, तो वो करिश्मा तो एकदम से नहीं टूट सकता किसी भी हाल में। लेकिन हाफिज नईम साहब वो शुरू से बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत डायनेमिक शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन जमात इस्लामी के साथ हमेशा पता नहीं क्या रहा है सिलसिला, इस पर फिर कभी भी डिस्कस करेंगे तफसीलन। जमात इस्लामी का कोई सिलसिला नहीं है, जमात इस्लामी के धरने में आज वो लोग भी शामिल हैं जो जिनका जमात इस्लामी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जमात इस्लामी का शायद मसला हमारे पाकिस्तान का मसला है, हमारे फिरका वाराना चीज़ों का भी मसला है, जिसकी वजह से जमात इस्लामी का वोट नहीं पड़ता। वो फिरका वाराना चीज़ें जिसपे शायद जमात इस्लामी अभी भी अपने आप को क्लियर नहीं कर सकी, एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिसपे और हमारे यहाँ फिरकों को बड़ी अहमियत दी जाती है। बात ठीक है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़हब और सियासत को अलग नहीं किया है, दोनों एक ही रुख पे चलते हैं। सियासत में आप मज़हब को साथ लेके चलें तो आपकी कौमें तरक्की करती हैं, ये हमारा इस्लाम कहता है। लेकिन उसके साथ जो है हमारे अपने पाकिस्तान की पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है कि मज़हब और सियासत को साथ चलाया जा सके, ये एक अलग हकीकत है, जो ये सबसे बड़ी वजह है जो जमात इस्लामी को वोट नहीं पड़ता है। आगे चलते हैं, जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, ऐसे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यासीन आज़ाद साहब, क्या समझते हैं इस वक्त पीटीआई के लीडर की तरफ से, रहनुमा की तरफ से जो बयान आया है उसको आप किस तरह देखते हैं? माफ़ी की बात कर रहे हैं, वो मशरूत माफ़ी की बात कर रहे हैं। देखें, पहले तो उनकी लंबी चौड़ी शर्तें थी और वो शर्तों के आज वो कहते हैं कि जी खाली वो वीडियो चला दो और मैं मशरूत माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो यूँ लगता है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आप कहेंगे कि मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ, जो मुझे लगता है। लेकिन सवाल ये यहाँ ये पैदा होता है कि क्या आपकी माफ़ी मांगने, जिन लोगों से आप माफ़ी मांगने जाते हैं वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार हैं या नहीं? सवाल नंबर ये है। मुझे नहीं लगता कि 9 मई के हवाले से ताकतवर लोग जो है ना किसी भी सूरत में खाली इमरान खान की माफी पे उनको माफ कर देंगे। अगर उन्होंने ये करना होता तो अपने ही अफराद का, आप कल भी देखें कि कर्नल को उन्होंने उम्र कैद की सजा 14 साल की सजा सुनाई है। मेरे अपने इतलात के मुताबिक फौज से तकरीबन 22 ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल जो है ना वो 9 मई के हवाले से उनको छुट्टी करके घरों में भेज दिया गया है, बात को सजाएं भी दी गई है। अगर उन्होंने माफ ही करना होता तो अपने लोगों पे इतने उनके खिलाफ इतना हार्ड एक्शन क्यों लेते वो? तो मुझे लगता है कि देखिए, आपका तजर्बा मुझसे कहीं ज्यादा है, फिर आप कानून भी जानते हैं। पाकिस्तान की तारीख को अगर देखा जाए तो 9 मई वाक़े में और जो बात आप जिसका जिक्र करें वो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, उस पर आप मुझे ये बता दें कि क्या 9 मई को इस तरह भी तो देखा जा सकता है कि अगर बाज़ ममालिक में जैसे हमने देखा है कि फ़ौज के अंदर से बगावत होती है और बगावत के लिए तमाम सिनेरियो पैदा किया जाता है कि जनाब सीपा सालार को यहाँ से वहाँ कर दें। पाकिस्तान की फ़ौज में सीपा सालार को यहाँ से वहाँ नहीं किया जा सकता, एक बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है। लेकिन अगर वहाँ पे अंदर ही कोई ऐसी बात होती है तो कोर्ट मार्शल होके किसी को फारिग करना, ये तो मेरा ख्याल है कि डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी है ये भी तो हमें सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसका जवाब आप बेहतर दे सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या ज़रूरी है, सियासतदानों से फ़ौज के ताल्लुकात में क्या करना चाहिए अभी। देखिए, मेरा तो कहना यह है कि इमरान खान साहब जो बार बार ये कहते हैं ना कि मैं सियासतदानों से बात करने के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अपने ही सियासतदानों को वो ये कहते हैं ये करप्ट लोग, इनसे बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब के, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है और वो पार्लियामेंट के अंदर उनके लोग जो है ना अगर उनको फ्री हैंड दें तो वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब अपनी जात के अलावा किसी को फ्री हैंड देने के लिए तैयार ही नहीं है। दूसरा, पार्लियामेंटेरियन जितने भी हैं उनका जो कंडक्ट है पार्लियामेंट के अंदर
वो कंप्रोमाइजिंग वाला नहीं है या मुल्की मसाइल को मद्देनजर रखते मसले मसाइल का हल निकालने वाला नहीं है। सर एक और बात पे रोशनी डालिएगा, ये बयान जो उन्होंने दिया इस वक्त पूरा मतलब मुझे लगता है कि मुकम्मल तौर पे एक सियासी बयान है, लेकिन इस बयान पे अमल करते हुए बानी पीटीआई का तो कुछ नहीं जाता। अब जाएगा तो उनके जो वर्कर्स हैं उनका जाएगा, नुकसान होगा तो उनके वर्कर्स का होगा, लेकिन अब बानी पीटीआई को तो खुद तो वो अगर माफी मांग भी लेते हैं तो वो तो नुकसान से निकल गए। ऐसा ही है सर? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि माफी मांगने से मामला तो नहीं बनता, ना उनके लोग किसी सूरत में बैठे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि एक तो इमरान खान साहब का कोई पता नहीं, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर मसलन किसी वजह से कोई माफी भी हो जाती है तो ये इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि कल वो यू टर्न लेकर फिर दोबारा पहले के लिए हरकतें शुरू कर दें। इस बात की गारंटी कौन देगा? मेरे ख्याल में उनकी गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, मैं 99 से जब मैं कराची बार का प्रेसिडेंट था, मैंने बार से पहला एड्रेस उनका मैंने कराया था। मैं उस जमाने 99 से इमरान खान को जानता हूँ। इमरान खान साहब की आना जो है ना, वो किसी भी कंप्रोमाइज कराने के लिए तैयार नहीं है, और जो आदमी अपने आना पे किसी किस्म को कोई कंप्रोमाइज ना करे उसके सामने मुल्की मसाइल या दूसरे मामला तो कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखना आपको ये होगा कि क्या इमरान खान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान किन हालात से गुजर रहा है? क्या इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की माशी सूरत को मीट करने के लिए पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा? क्या इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि ताकतवर लोगों से अगर आपने हालात को फेस करना है तो फिर पॉलिटिकली आप अपनी जमात जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा। मजे की बात यह है कि जिन लोगों का मेरे नजदीक आइन के अंदर सियासत में कोई रोल नहीं है, आप उन्हीं को दावत देते हैं कि आए हमारा साथ दें, हमारा साथ दें। क्यों? आप उन लोगों से मदद क्यों मांगते हैं? आप अपने पार्लियामेंट के अंदर जो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम आपको अलग करके पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, आप उनकी बात में वहां जाके बैठ के बात क्यों नहीं करते? क्या जो 80-85 आदमी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, आप उनके कंडक्ट को देख लें। और मुझे दुख होता है उस वक्त जब मैं पार्लियामेंटेरियन को तकरीरी मुकाबले करते हुए देखता हूँ, मुल्की मसाइल की बात नहीं करते, हर आदमी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की बात करता है, अपने लीडर की बात करता है। कोई ये नहीं कहता कि इस मुल्क के जो हालात हैं उनको बेहतर बनाने में कौन आदमी रोल प्ले करेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुल्क को अगर क्राइसिस से बचाना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों को पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अपने मसले मसाइल का हल निकालना पड़ेगा। लेकिन मुझे बिल्कुल 1% भी तवक्को नहीं है कि इमरान खान साहब कभी भी इस मामले के लिए राजी होंगे। माजी में जब आप सर एक तरफ तो आपने पीटीआई के मसाइल के हवाले से बात की है, बानी पीटीआई के अपने मिजाज के हवाले से बात की। मेरा ख्याल है कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है, उनके वर्कर्स भी अब तो मिजाज से वाकिफ हैं, लेकिन पॉलिटिकल मेच्योरिटी भी आ सकती है। ये भी हम समझते हैं कि हो सकता है कि पॉलिटिकल मेच्योरिटी आ जाए, जो एक सियासतदान को मूव लेने चाहिए वो मूव आ रहे हो। सर दूसरी तरफ आपकी अपनी हुकूमत भी तो खतरे में नजर आ रही है। जमात इस्लामी का धरना रुक नहीं रहा, और जमात इस्लामी का धरना ना रुकने की 2-3 वजूहात तो सामने हैं। या तो जमात इस्लामी खुद साबित कदम है और लोग वाकई बाहर निकल रहे हैं, जिस तरह से बांग्लादेश में निकले थे। अब जो जमात इस्लामी का नहीं है वो भी जमात इस्लामी के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ ये भी तो मुमकिन है कि किसी ने का साथ भी हो कि जनाब आप आए बाहर और आप धरने दें, और तहरीक इंसाफ का ये माफ़ी मांगना भी उसी एक टाइमिंग का मसला हो कि जनाब टाइमिंग ज़रूरी है, आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ तमाम चीज़ें रेडी हैं। ख़तरा कहाँ तक महसूस कर रहे हैं? देखें, आपको याद होगा कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने धरना दिया था, एक अच्छी खासी टीम लेके वो आए थे। उनके पास लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी, उनकी तादाद काफी ज्यादा थी, और मौलाना साहब भी 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद धरना देके खत्म कर गए थे। क्या जमात इस्लामी ने जो धरना दिया हुआ है उसमें तादाद को काउंट करें कि कितने लोग वहाँ मौजूद हैं? 1000 आदमी है, 2000 है, 3 है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन तादाद 2-3 हजार के अंदर ही है जो भी है। आज 12-13 दिन हो गए हैं, गवर्नमेंट ने आपको बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं दी। अच्छा, जमात इस्लामी आप क्या समझते हैं कि जमात जो धरना देने के लिए गई है उसके बैक पे कोई आदमी खड़ा नहीं है? मैं नहीं मानता इस चीज को। कोई ना कोई आदमी बैक पे जरूर खड़ा है।
इससे पहले आपको पता है कहते हैं तहरीक लबैक वाले करते थे, ताहिर अल कादरी आया, उसने इस मुल्क के अंदर क्या गंद नहीं किया वो आपके सामने है। क्या जमात इस्लामी एक जो ऑर्गेनाइज जमात है उसको नहीं पता कि हमारे मुल्क के हालात कितने खराब हैं? उसको नहीं पता कि अभी चंद दिन हुए IMF का 3 अरब 60 करोड़ डॉलर आपने सिर्फ सूद की मद में अदा किया। तो जो मुल्क IMF को 3 अरब 60 करोड़ रुपया खाली इंटरेस्ट की मद में देता है, उसको अगर मिसाल के तौर पर ये अमाउंट आप वक्त पे IMF को नहीं देते, उसका इंटरेस्ट नहीं देते, तो वो आपको डिक्लेयर कर देता कि आप जो है ना दिवालिया हो गए, तो फिर आप क्या करते हैं? मैं पाकिस्तान के सियासतदानों से डिफरेंट वे में बात करता हूँ कि छोटे छोटे मामला को जो लेके कि बिजली का बिल कम कर दो, ठीक है, बिल्कुल जायज डिमांड है, आपको करना चाहिए। ये शायद हमारी जमात इस्लामी ने ये समझा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर कुछ बिजली के बिल कम हो गए, आटा कम हो गया। आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत ने इतना बड़ा मामला बर्दाश्त किया, उसकी वजह ये थी कि इंडिया को एक पॉइंट मिल गया था और उसने इंडिया में इतना शोर कर दिया था कि आज़ाद कश्मीर के लोगों पर जुल्म हो रहा है, पीछे हैं। उसकी वजह से कश्मीर खास को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा था। मैं इवन कश्मीर से अभी जो था, मैंने अपने लोगों से ये बात कही कि आप धरना तो दे रहे हैं, बिजली का बिल वैसे ही मैं उस एरिए का रहने वाला हूँ, 300-400 बिल भी आता है तो वो भी बड़ी मुश्किल से लोग देते हैं। तो वो अगर 200 रुपया कम भी हो गया तो वो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आप देखें कि बैंक इंटरेस्ट 22 से 19.5% पे आ गया। जो गवर्नमेंट आती है उसको काम करने का मौका देंगे तब हालात बेहतर होंगे ना। आप किसी गवर्नमेंट को मौका देने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छा, PTI का प्रॉब्लम ये है कि आज वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे नाच रहा है। तो इमरान खान साहब से पूछे कि आप 3.5 साल क्या करते रहे, इसका जवाब PTI वाले जवाब देने की पोजीशन में नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जिन ताकतवर लोगों की बात आप करते हैं उनको ताकतवर बनाने में हमारी सियासी जमातें खुद हैं। अगर सियासी जमातें मेरे नजदीक एक पॉइंट पर एजेंडे पे आ जाएं और वो ये कहें कि हमारे यही मसाइल हैं, सियासत में आपका कोई रोल नहीं है, आप आपस में इत्तेफाक कर लें, शायद वो खुद ब खुद पीछे हट जाएं। लेकिन आप खुद भागते हैं उनके पीछे और ये प्रिज्यूम करते हैं कि उनके बगैर हमें हुकूमत नहीं मिलेगी। मैं तो इक़्तिदार की बात नहीं करता, मैं हुकूमत की बात करता हूँ। अच्छा, आज जमात इस्लामी अगर 2 रुपये कम ही करा ले, कल पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, जमात को सीटें कितनी मिलेंगी? जमात एक ऑर्गेनाइज जमात होने के बावजूद जमात को जब इलेक्शन की बारी आती है तो उनको कुछ नहीं मिलता। इवन जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन थे कराची में, अगर उस वक्त एमक्यूएम बाइकाट नहीं करती तो शायद जमात इस्लामी को इतनी सीटें नहीं मिलती जो वो लेके बैठे हुए हैं। मैं जमात को कहता हूँ कि एक ऑर्गेनाइज जमात है, उसके हाँ इलेक्शन का भी तरीकाकार अपना है, बहुत अच्छा मामला है। लेकिन पब्लिकली जमात इस पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के जो मसले मसाइल को हल करने में उस वक्त तक कोई रोल प्ले नहीं कर सकी जब तक पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें बैठी हैं वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बात नहीं करेंगे। तो मैं फिर वही कहता हूँ, जमात इस्लामी हो, पीपल पार्टी हो, नून हो, PTI हो, आखिर इनके रास्ते में कौन सी रुकावट है कि ये एक जगह बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं? आखिर क्यों तैयार नहीं? बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक था। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। के बाद आपके सामने हाजिर हैं। कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की सियासत बड़ी पक्की किस्म की होती है, बड़े मंझे हुए लोग हैं और ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है कि 5-6 महीने की हुकूमत है, काम करने तो दें, आने तो दें, फिर देखेंगे क्या होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब आप ये बात कर रहे होते हैं ना कि जमात इस्लामी पार्लियामान में नहीं है तो वो थोड़ा ना कैसे दे सकती है, और अगर किसी को बात करनी है तो पार्लियामान में आके बात करें अगर आपकी अक्सरियत है। तो जनाब मैं इस पर इसलिए इख्तलाफ करूँगी कि पार्लियामान बनती कैसे है और पाकिस्तान की तारीख में कितने ऐसे इलेक्शंस हैं जो धांधली से आज़ाद होके हुए हैं, और कितनी ऐसी बातें आप कर सकते हैं कि जनाब वो पार्टीज़ वाकई आई जिनके पास वोट था। और अगर कोई कहता है कि फ़लाँ को बाइकआउट था और फ़लाँ सीट पर आ गया तो जनाब ये कोई बात नहीं है। आप अगर ग्राउंड रियलिटीज़ में देखें तो जमात इस्लामी की अपनी एक हैसियत मौजूद है। हाँ, ये ज़रूर है कि जमात इस्लामी ने खुद स्टैंड लेके
जिस तरह से अपने लीडर को इस वक्त जो उनके हाफिज नईम साहब को वो इस तरह से लाए हैं, तो वो एक सियासत एक नए रुख पे जा रही है। मैं पहले अपने बहुत से प्रोग्राम्स में कह चुकी हूँ कि हाफिज नईम की सियासत जमात इस्लामी की जो एक मौरूसी, आप सियासत कर लें, मेरा मौरूसी का लफ्ज़ जमात इस्लामी के साथ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिस पैटर्न पे वो चल रही थी उस पैटर्न से थोड़ा हट के, तो लिहाजा अगर कोई भी पार्टी इस वक्त सड़क पे मौजूद है, अगर उस पर आप जमात इस्लामी का ठप्पा ना भी लगाएं, तो वो अवाम की ताकत है जो बाहर आ रही है। और 2-3 हज़ार लोगों से कुछ नहीं होता। वही बात है कि जो हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर बांग्लादेश में ये सब कुछ हो गया तो जो उसको लीड कर रहा है वो कौन है जनाब? एक लड़का है जो लीड कर रहा है। अब आप गिनती कर लें कि कितने लोग हैं और कितने लोग नहीं हैं, वो आपको लग पता जाएगा। तो बहरहाल यहाँ पे इख्तलाफ बनता है। आगे चलते हैं जनाब, आपकी तरह आएंगे सैयद शहजाद अख्तर साहब। सबसे पहले तो इस बात पे ही तनकीद कुछ करेंगे या बात करने की कोशिश करेंगे, आप कमेंट देंगे इस पे जो ये बात कर रहे थे इस वक्त के जनाब ठीक है काम करने का मौका दें, या आप जो बजट आ गया फौरन से इनको हमें काम करने का मौका देना चाहिए? बिल्कुल काम करने का तो मौका हर हुकूमत को मिलना चाहिए और बेहतरीन तरीका यही है कि उसे अपनी पूरी मुद्दत करने दें। 5 साल की मुद्दत अगर पूरी करेगी कोई भी गवर्नमेंट तो यकीनन उसके तमाम अच्छे और बुरे काम सामने आ जाएंगे। हमारी बदकिस्मती यही है डॉक्टर साहब कि किसी भी गवर्नमेंट को पूरा टाइम मिलता ही नहीं है। 2 साल के बाद वज़ीर आज़म तब्दील कर दिया जाता है, कभी 3 साल के बाद कर दिया जाता है, तो वो जो अपने बुरे काम हैं वो खुद ही पर्दा डल जाता है उन पे। अगर वो पूरे 5 साल करें तो आवाम के सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर होगी कि इनके अच्छे काम कितने और इनके बुरे काम कितने हैं। अब जो जिस तरह से आप कह रही हैं धरने के पीछे या वहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक लड़के ने कर लिया, तो यकीनन ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। बिल्कुल वो आपकी बात सही है, कोई ना कोई एक आदमी पीछे मौजूद है जो इनको बताता है कि ऐसा करना है। तो वो यकीनन तौर पर हालात और वाक़यात इस वक्त जो पीटीआई की समझा रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट को बिल पेश करना पड़ा और मुखालफत के बावजूद दोनों जगह से एक ही दिन में जो है वो बिल पास कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें जब तक ये मुल्क में होती रहेंगी कभी भी हम मुस्तहकम नहीं हो सकेंगे। इतना सारा कर्जा दे दिया, उस कर्जे को देने के लिए आपने पूरी सही शहजाद साहब, मैं यहाँ पे एक बात का आपसे जवाब चाहूँगा। आपने कहा कि वक्त मुकर्रर होनी चाहिए, मतलब इनका टाइम पूरा हो फिर हम इनको मौका दें, लेकिन जो महंगाई की सूरत हाल है इस वक्त, तो आपका मिडियोटिक फैमिलीज तो आपकी खत्म हो गई है। अगर हम इसको 5 साल के अरसे में लेके जाएंगे तो मिडिल क्लास तो नहीं बचेगा पाकिस्तान में। तो कब तक फिर आप सब्र का दामन हाथ से नहीं छूटेगा और मिडिल क्लास अपनी जो खून करता आ रहा है, कत्ल हो रहा है, जैसे कत्ले आम हो रहा है, तो आपके पास क्लास बचेगी क्या? जो और मिडिल क्लास जब नहीं होती माशरे में तो माशरे तरक्की भी नहीं करते। मिडिल क्लास तो बिल्कुल इस वक्त खत्म ही हो गई। निचली सतह वाले लोग तो बिल्कुल ही भूख और फ्लास में चले गए। लेकिन मसला ये है कि जो गवर्नमेंट की सतह के अदाद-ओ-शुमार हैं, जो अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे यासिन साहब, कि वो अदाद-ओ-शुमार ये हैं कि उन्होंने जो कायबोर के 22.5 से 19.5 पे ले आए, तो यकीनन वो जो मुल्की हालात बता रहे हैं वो बेहतर बता रहे हैं। अच्छा, चीज़ों को कुछ अगर तजिया करें तो कुछ बेहतर नज़र आती हैं, कुछ बिल्कुल ही तूफान बदतमीजी नज़र आता है कहीं पे। तो यकीनी तौर पर जब आप टाइम किसी को देंगे तो टाइम उसे दें और उसके साथ वर्क करें। अगर मुल्क को बचाना या मुल्क को तरक्की देनी है। हमारे यहाँ तो अभी देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि वो क्या कर रहे थे, अभी अगर वो उसमें आ गए, गवर्नमेंट में आ गए, इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, वो इनको चोर कर रहे होंगे, तो एक दूसरे को चोर चोर कहते और यहाँ से मुल्क से चोरी करते हुए मुल्क तो नहीं बन पेगा। मतलब अभी तो आपकी जो मिडिल क्लास है वो गई है, अभी तो अपर क्लास भी खत्म होती जा रही है, उसके ही मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो यकीनन तमाम सियासतदानों को एक टेबल पर बैठना पड़ेगा। और वो जैसे कह रहे हैं कि मतलब जो लाजमी मुनज़्ज़म चीज़ें हैं हमारे पाकिस्तान के, मुनज़्ज़म इस्टेब्लिशमेंट है, तो उसके साथ बैठ के काम कर रहे हैं। हर बंदा उसके साथ बैठ के काम कर रहा है, हर एक वहीं से हिदायत दे रहा है। तो भाई इसको एक्सेप्ट कर लें, एक्सेप्ट करके आराम से बैठ के तमाम मिलजुल के काम कर लें, ना कि उसको आना का मसला बनाएं कि अब जो है नवाज शरीफ की बारी है, कल फिर इमरान खान की बारी, फिर जरदारी की बारी। तो इन बारियों के चक्कर से निकल के पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। अगर कोई इदारा मजबूत है तो आप अपने इदारों को मजबूत करें। सर, वो जो इस वक्त आप बैल मुझे मार वाली बात जो अभी मुस्लिम लीग नून कर रही है, इलेक्शन बिल 2017 में उन्होंने जो तरमीम का एक्ट वो मंजूर कर लिया, स्टे उस पर आगे जाएगा, चीज आगे जाएंगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच बैठता है उसमें 8 रुकन उनके कहते हैं, जजेस ही कहते हैं
कि वो तस्लीम कर लेते हैं कि पीटीआई की हैसियत है। दूसरी तरफ अगर इलेक्शन बिल 2017 बाकी अमल पे अमल दरामद हो जाता है तरमीम पे, इसका मतलब वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बाकायदा नफी हो जाती है। क्या ये सूरत हाल खतरनाक सूरत हाल नहीं है उन तमाम सूरत हाल से जो इस वक्त हो रही है? बिल्कुल खतरनाक है। फिर दो इदारे आपस में खड़े हुए हैं, एक पार्लियामान है जो कि लाजमत लॉ बना रहे, दूसरा जो जिसने ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ चाहिए था कि एक दूसरे का एहतराम करें। अगर कोई ऑर्डर बुरा भी लग रहा है तो कुछ अरसे के लिए उसे इत्मीनान से माने और उनको ओबे करवाएं, उसके बाद फिर कोई सारे सियासतदान बैठ के उसका लाएअमल करें। लेकिन अब इदारों की जंग जो है ये पहले लगी हुई थी, अब आपने गवर्नमेंट और अदलिया को बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर दिया ये बिल पेश करके। तो ये जो अब नवाज शरीफ हुकूमत है, लाजिमत है कि बहुत ज़्यादा खतरे का शिकार है सब। आप पहले ही पूरे दबाव में हैं, माशी दबाव में मौजूद हैं। अब ये आपने एक बिल्कुल नया पंडारा बॉक्स खोल दिया, क्योंकि अभी जरूरत नहीं थी। अगर उनको धरना भी आपके खिलाफ हो रहा है, अदालत के खिलाफ आप जा रहे हैं, और अगर खान साहब माफी मांग लेते तो फिर तो आप बिल्कुल ही चले जाएंगे वहां पे। तो इस वक्त जरूरत इसी अमर की है कि इमरान खान साहब भी थोड़ा सा होश करें कि वो वाकईतन जो अल्फाज कह रहे हैं उन पर कायम रहें और आए निकल के और सियासतदानों से बात करें। उनका जो ये जुमला है ये वाकई थोड़ा सा बड़ा मायूब लगता है कि मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा। ये तो तर्जुमान फौज भी कह चुके हैं, हम तो बात नहीं करेंगे, जिससे बात करनी है बात करें। तो फिर मतलब किससे बात करेंगे? कल तक जो एजेंडा था कि वो अमेरिका के खिलाफ थे, आज अमेरिका को वहां पे शामिल करते हैं, कल भारत को शामिल कर लेंगे, परसों इसराइल को शामिल कर लेंगे। तो इसका मतलब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते। हम बाहर से ही देखते रहेंगे और कठपुतली बने रहेंगे। इस वक्त जो भी इस्लामी मुल्क जरा सा ऊपर जाने की कोशिश करते हैं डॉक्टर साहब, उसे खत्म किया जा रहा है। बांग्लादेश थोड़ा सा ऊपर गया था तो वो उस लड़के की यकीनन काविश है, बहुत बड़ी काविश होगी, लेकिन वहां पे भी अगर आप जाके थोड़ा सा अगर बैठ के देखेंगे ग्राउंड रूट लेवल पर, तो वहां पे भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पीछे से कंट्रोल किए जा रहे हैं। पीछे से बहुत सारे मसाइल हैं, बल्कि पूरा प्रोग्राम इस पे हो सकता है, वो कभी बाद में उसको जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सैयद शहजाद अख्तर साहब ने कहा कि हम मामलात में अमेरिका की तरफ देखते हैं, अभी पता नहीं किसकी लॉटरी खुल जाएगी अगर ट्रम्प साहब सीट पे आ जाते हैं। हमें पता नहीं अमेरिका की चौधराहट की फिक्र क्यों है कि उसकी चौधरी की सीट पे कौन बैठता है। शायद हम कमी कमारों को ही फिक्र होती है कि जनाब अगर कोई फैसला अमेरिका कर लेगा और अमेरिका में कोई ऐसा शख्स आ जाता है तो हमारे लिए रास्ते खुल जाएंगे। ये सोच भी समझ से बाहर है। आगे चलते हैं जनाब, आरिफ अब्बासी मेरे साथ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम सलाम। आरिफ अब्बासी साहब, बहुत सारी बातें तमाम चैनल्स पे हो रही हैं, थोड़ी सी हटके अगर बात करें, और मेरा ख्याल है कि हक है हमारा थोड़ी सी कड़वी बात करें ताकि आपके लोगों तक वो बात पहुंच सके। हम गलत हैं तो हमें ठीक कर दीजिएगा। आरिफ अब्बासी साहब, माफ़ी का कहा आपके बानी ने, लेकिन माफ़ी अगर हो भी जाती है और फुटेजेस सबके सामने, आंखें सबकी हैं, सबको पता है कि कुछ लोग तो आपके भी इन्वॉल्व थे जिनकी फुटेजेस हैं, आ भी जाएंगी, खान साहब माफ़ी भी मांग लेंगे, लेकिन और अच्छा भी होगा मुल्क के लिए। लेकिन इसमें खान साहब का क्या बिगड़ेगा? मतलब उनके लिए तो कोई गलत सूरत हाल नहीं होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जो आपके हामी हैं, जिन्होंने अपनी लीडर की मोहब्बत में अगर कुछ किया है, या ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही जमात से ताल्लुक नहीं रखते थे, सिर्फ हामी होने की, सिर्फ वोटर होने की हैसियत से बाहर निकल गए थे, उनका क्या कसूर है इन तमाम मामलात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम देखें, एक तो इस परसेप्शन जो बनाई जा रही है ये बिल्कुल गलत है। हमारी पार्टी का, हमारे कायद का पहले दिन से ये ख्याल रहा है, हमारा ये सोच रही है कि हम कभी भी इदारों के खिलाफ न थे, न हैं, न होंगे। मिसपरसेप्शन बनाई गई। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स जिसने कोई कानून तोड़ा है, पुरअमन मुजाहरे की पाकिस्तान की किसी जगह भी पब्लिक प्लेस पे हो सकते हो, वो आईन इजाजत देते हैं। इससे जो रेड लाइन से आगे गया है, जिसने कोई ऐसा काम किया जो कानून की नजर में जुर्म है, तो उसको सजा मिलना, हम खुद पहले दिन से ये कह रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ ये रहा है कि अगर किसी ने कोई भी ऐसा काम किया जो कानून की नजर में जुर्म है, उसको सजा मिलनी चाहिए। आरिफ अब्बासी साहब, जान की अमान पाऊं तो आपको कता कलामी कर रही हूँ माजरत के साथ, मुझे बताएं कि क्या वो हमारी मेमोरी बहुत हल्की हो चुकी है? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, ओए, न्यूटर, जानवर, ये तमाम चीजें ठीक है नहीं कही होंगी,
लेकिन ये दिमाग को बनाने में बड़ा किरदार अदा करती हैं। मासूम अवाम है, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई अवाम नहीं है कि जो चीज़ कही जाए उसी का वही मतलब लिया जाए। ये बात को कहीं से कहीं भी पहुंचा सकती है। मासूम लोग हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कोई इंतशार किसी और ने ही फैलाया था? ये कुछ आपकी तरफ से कुछ नहीं हुआ था? ये जिस तरह से बात आप कर रहे हैं, ठीक है, माफी मांग ली जाएगी, अच्छी बात है सर, माफी मांग ली जाएगी। मेरी बात सुन लेना, हमने कोई इंतशार नहीं फैलाया। खान साहब ने बहुत पहले कहा था कि ये जितने एहतसाली तबके, सिर्फ पाकिस्तान में लड़ाई दो तबके के दरमियान है, एक एहतसाली तबके और एक विक्टिम है, जो उन एहतसाली तबके ने जिनका एहतसाल किया। खान साहब ने पहले दिन कहा था ये जितने लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान के अमन अमान का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान को इस हालत में ले आए, इस टाइम खित्ते का गरीब तरीन मुल्क है, ये सारे बेनिफिशियरी है इस सिस्टम के। जब हम इस सिस्टम को चैलेंज करेंगे, जब हम इस सिस्टम को गिराने जाएंगे, ये सारे बेनिफिशियरी इकट्ठे हो जाएंगे। इस टाइम मौजूदा सिचुएशन में जितने सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, जिन्होंने पिछले 70, 72, 74 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जो इस मुल्क की अवाम के इत्तेसाल करते रहे हैं, जब उनके मफादात को जद पहुंची है, जब उनको समझ आ गई है कि अब हमें एक चैलेंज करने वाला शख्स आ गया है जो अवाम के हकूक की बात करता है, जो इस मुल्क की तरक्की की बात करता है, जो इस मुल्क में ईमानदारी की बात करता है, जो इस मुल्क में कानून की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है। उस मौके पे आ गई है कि मेरी बात खत्म होने देना प्लीज, मेरी बात खत्म होने दे। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अगर हमने एक अलग कदम की तरफ हमने एक सिमत में बढ़ाया और बड़ा अच्छा बढ़ाया है, मैं तो इसको सुबह से अप्रिशिएट कर रही हूँ, मुझे बीपर पे भी लिया गया कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर कोई चीज़ों को आगे लेके पीछे की बातों को छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इन सवाल के बावजूद भी क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का सिर्फ वाहिद हल बानी बेटियां आई हैं, इसके अलावा और कोई हल नहीं है? पाकिस्तान का हल सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान का हल आम आदमी के तालीम, रोजगार, जो चीजें उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उसके घर बार की, उसके बाल बच्चों की हिफाजत, जो रियासत की जिम्मेदारी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए टू द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, हम उसको गारंटी करना चाहते हैं। जो शख्स इन चीजों के लिए खड़ा होगा, पाकिस्तान के अवाम उसके पीछे खड़े होंगे। ये जो गद्दारी, ये जो मुनाफिक, ये जो झूठे लोग जो अवाम को सबज बाग हमेशा दिखाते रहे और खुद खरबपति हो गए हैं, इनके कौल और फेल में जो तजाद है उसको इमरान खान ने खोल के अवाम के सामने रख दिया है। उनको बता दिया है कि 90s में पाकिस्तान कहा था, 80s में पाकिस्तान कहा था और आज 2024 में पाकिस्तान का है। हम दुनिया में, मेरी बात सुने, हम एशिया में 80s की दहाई में, 90s की दहाई में सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क थे। इंडिया के 3 रुपए और हमारा 1 रुपया होता था, बांग्लादेश के 4% हमारा 1 रुपया होता था। डॉलर आगे की थोड़ी बात करूं, मैं चाहती हूँ कि आप प्रोग्राम में सर तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बताया कि जनाब ठीक क्या है, गलत क्या है, और अवाम को एक शऊर दिया। मुझे ये बता दें, आपकी सबसे बड़ी पावर है मुल्क में। आज जमात इस्लामी की पावर नहीं है उतनी जितनी आपकी पावर है। जमात इस्लामी तो मेरे ख्याल है उसका 10% भी हम उसको नहीं कह सकते। आपकी जमात सिर्फ आपके लीडर के लिए तो बाहर आई है, मसाइल के लिए तो बाहर नहीं आई इस तरह से जिस तरह से आज जमात इस्लामी डटी हुई है। आप चाहते तो बहुत कुछ अपनी आवाम को बाहर निकाल के बहुत से फैसलों को तब्दील कर सकते थे, बल्कि हुकूमत तक पे आप जा सकते थे। आपकी ताकत क्यों नजर नहीं आई रोड पे उस तरह से? नहीं, हमारी ताकत 8 फरवरी को क्या हुआ? हम एक पुरअमन जमात है, मैंने पहले अर्ज किया है, हम सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। 9 मई हम पे थोपा गया है, उसके लिए खान साहब ने कहा है बिल्कुल सबूत लाएं, जुडिशियल इंक्वायरी करें, जहां भी करें। जिस तरह हमें विक्टिमाइज किया गया, पीडीएम की हुकूमत थी, राना सनाउल्लाह की साजिश थी, जिस साजिश के तहत ये 9 मई हुआ और इदारों को और पाकिस्तान के अवाम को आमने सामने कर दिया गया, ये घिनौनी साजिश वो पीडीएम की हुकूमत भी की है। हम कभी भी वायलेंस नहीं किया। हम मतलब कि 1996 से ऑनवर्ड 9 मई तक हमारे लीडर के खिलाफ एक पर्चे 10 अप्रैल तक हमारे लीडर के खिलाफ एक पर्चा नहीं था, हमारे वर्करों के खिलाफ एक पर्चा नहीं था। क्या हम 10 अप्रैल के बाद दहशतगर्द बन गए? हम 10 अगस्त के बाद, 10 अप्रैल के बाद हम वायलेंस करने लगे? नहीं। ये जो
पुराने लोग, ये पुराने मुनाफिकीन इस मुल्क के वसाइल पे काबिज थे। जब इनको चैलेंज होता हुआ नजर आया तो इन्होंने गिरावनी साजिशें की पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ, के अवाम इकट्ठे हो गए थे अपने हकूक के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ हुआ है इसमें PDM की हुकूमत, उनके अवारी शामिल है, और ये पाकिस्तान के सालमियत पे एक कारी वार था इनकी ये साजिश जो इन्होंने। एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा, क्या पाकिस्तान की तारीख में इतना अच्छा गठजोड़ सिविल इंतजामिया का और एस्टेब्लिशमेंट का कभी हुआ है? क्या GHQ में इतनी किसी वजीर आजम को इज्जत दी गई जितना बानी PTI को दी गई है? आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिएगा। देखें, बानी PTI इमरान खान साहब इस मुल्क के सिर्फ लीडर ही नहीं, हीरो भी थे। वो 5 नस्लों के हीरो हैं, 70s की दहाई से लेके आज तक इस कौम के हीरो हैं। जितनी नस्लें गुजरी हैं 70 के बाद आज तक, जो बूढ़े थे वो, जो नवंबर थे वो जवान हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, जो बच्चे पैदा हुए वो भी अभी 50-50 साल उम्र है। ये वो 5 नस्लों का हीरो है। करिश्मा की शख्सियत होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई अच्छा सियासत आदमी हो। आज के फैसले के बाद मुझे लगता है कि खान साहब की वो सियासत की मैच्योरिटी आई है। हम मानते हैं कि हीरो हैं, वो करिश्मा की शख्सियत है, उनकी शख्सियत में करिश्मा है, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि सियासत में गलतियां नहीं हुई हैं? मुझे इस बात का जवाब गलतियां इंसान, देखो स्वाय अंबिया इकराम के अलावा इंसान गलतियों का पुतला है। गलतियां हम मानते हैं, हमसे बहुत सारी सियासी गलतियां हुई होंगी, शौरी तौर पे हुई होंगी, गैर शौरी तौर पे हुई होंगी। गलतियों से मुंबरा कोई नहीं है, लेकिन असल बाशऊर शख्स होता है वो अपनी गलतियों से न सिर्फ सीखता है बल्कि उन गलतियों की इस्लाह भी करता है। हमने कब ये दावा किया, इमरान खान ने कब ये दावा किया कि हम गलतियों से मुबरा हैं और हम बिल्कुल बड़े सियाने हैं? नहीं, सियासी गलतियां शौरी लाशौरी तौर पर हुई होंगी, लेकिन हमारे लीडर की ये ग्रेटनेस है, ये बड़ाई है कि अगर वो गलत अपनी गलती समझ लेते हुई है तो वो उसको मान भी लेते हैं और उसको ठीक भी कर लेते हैं। और यही हर शख्स जो है जो कामयाब, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो टीचर हो, जिस शोबे जिंदगी से भी ताल्लुक रखता हो, कामयाब शख्स वही है जो अपनी गलतियां करे, उसका अगर कर रहे शौरी या गैर शौरी तौर पे उन गलतियों को माने और उनकी इस्लाह करे। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, काफी पॉजिटिव बयान आपने दिया और मेरे ख्याल है कवर कर लिया आपने बात को। आपकी तरफ आते हैं सैयद शहजाद अख्तर साहब। मेरा ख्याल है कि ये एक थ्योरी है पूरी दुनिया की। हम तो थ्योरीज नहीं चलते, मैं बार बार अपने नौजवानों से कहती हूँ मुल्कों की थ्योरी पढ़ें और जो रिसर्च होती है उसको पढ़ लें ताकि पाकिस्तान का सिनेरियो समझ में आ जाए कि कोई भी ऐसा शख्स जिसकी शख्सियत में करिश्मा हो, और इससे कोई दो राय से इनकार नहीं किया जा सकता कि इमरान खान की शख्सियत में एक कुदरती तौर पे एक करिश्मा भी मौजूद है और अल्लाह ताला का साथ भी पड़ा है उनके साथ कि बहुत कुछ करके भी। इन हालात में आप क्या समझते हैं कि क्या वो बहुत अच्छे सियासी लीडर भी रहे पाकिस्तान में और 3 साल 7 महीने बड़ी तरक्की भी रही? देखिए, सियासी लीडर तो होते हैं जो अपने साथ दूसरे लीडर्स को भी बनाएं। PTI के साथ बदकिस्मती से रहा कि जब बानी PTI जेल में चले गए तो आप देखें पूरी क़यादत में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं उठ के सामने आया जो उस पूरे PTI को संभालता और उसे आगे लेके जाता। आप देखें वो आपस में लीडरान जितने बनते रहे, जो नाम आते रहे बानी के लिए, चेयरमैन के लिए नाम आते रहे, उनमें आपस में लड़ाई रही। इसका मतलब पूरी यूथ, पूरे लोग बस वो इमरान खान के साथ मौजूद हैं, बाकी और किसी लीडर के साथ मौजूद नहीं है। और ऐसे हमने पीछे दौर में देखा है। अब जैसे अभी फरमा रहे हैं कि 80 का उन्होंने दिखाया, 70 का उन्होंने दिखाया कि उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, टका तो अगर उनसे पूछा जाए हिसाब से कि उस वक्त हुकूमत किसकी थी तो या तो नून लीग की निकलेगी या पीपल्स पार्टी की निकलेगी। तो हम एक तरफ तो रोना भी रो रहे हैं कि 75 सालों में खा गए, दूसरी तरफ उनके पीछे की एग्जाम्पल भी देते हैं। तीसरा, आपके यहाँ लीडर पैदा नहीं किए जा रहे, लीडर सिर्फ एक इमरान खान है। मैंने यही बात कही थी कि GHQ में जो मैं एक फुटेज देख रही थी, जो रिस्पेक्ट खान साहब को मिली किसी भी वज़ीर आज़म को नहीं मिली। जब आप इतने चीजों के करीब थे तो आप बहुत सारे मसाइल को हल करवा सकते थे उस वक्त अपनी हुकूमत में। उस वक्त वो अपने एक नशे में थे कि शायद मैं इस वक्त सब पूरा मेरे पास ही होगा
और मैं बिल्कुल इनको उस वक्त हालांकि चाहते तो जब आदमी को पूरा मौका मिल गया था तो उस वक्त इनको बिठाना चाहिए था तमाम सियासतदानों को अपने साथ। तो आज ये बिल्कुल मुल्की हालात बिल्कुल अलग होते हैं। उस वक्त इन्होंने कहा कि मैं इनके साथ बैठूंगा ही नहीं। हालांकि आप जब पार्लियामेंट में जब लोगों ने मुंतखब कर दिया वो जैसे किया, उनको अगर उससे क्या कहते हैं जाली वोटिंग से, तो आप भी जाली वोटिंग से है। तो जब दोनों ही आ रहे हैं तो चलो उस जाली वोटिंग को असली समझ के सब बैठ के मिलके साथ काम कर लें। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सब ये कहना चाहूंगी कि आज जो ये हुआ है कि एक कदम आगे बढ़ाया गया है, ये मैं फिर कहूँ कि बड़ा मुस्बत कदम है कि कोई कहीं से तो कोई गलती को सुधारने की कोशिश हो। मेरा तो दिल यूं चाह रहा था कि आज के बाद, सिचुएशन के बाद, एक प्रोग्राम सिर्फ अच्छा और बुरा पे कहा किया जाए कि क्या हुआ था, किस तरह से मूव हुई, किसकी क्या गलती और किस तरह से गलती का जो है वो अजाला होने जा रहा है। अगर कोई एक चीज़ भी बेहतरी की तरफ जाती है और आवाम की बेहतरी के लिए जाती है तो हम तो उसका साथ देंगे। ना कोई सियासी जमात, अगर ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लियामान में बैठा हुआ हो वही आवाज़ उठाएगा, तो आपने जो पार्लियामान में बैठे हुए इतनी सी मुझे जवाब दे दीजिए। आपको बात करनी चाहिए आवाम के हकूक़ की, मेरी बेरोज़गारी, मेरे नौजवानों का मसला, मेरे घर में जो है वो महंगाई के इशूज़, मेरी ज़िंदगी भी बात करनी चाहिए। लेकिन आज आप अगर पार्लियामान में देख लेंगे बहस किस पे हो रही है, तो लीडरान पे हो रही है। बहस किस पे हो रही है? एक दूसरे की जो है पकड़ियां उछालने पे हो रही है, आवाम के मसाइल पे नहीं हो रही है। आप पूरी दुनिया का आपने पैसा जो पाकिस्तान का लगाया हुआ है पार्लियामान में, आपका किस काम का? आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं, पैसा ज़ाया कर रहे हैं। तो फिर वो जमातें जो सड़क पे आज हैं और आवाम के हकूक़ की बात कर रही हैं, ये दुआ कीजिए कि हुकूमत को ये चाहिए कि दुआ कर ले कि उनके खिलाफ कोई बड़ा एहतजाज ना हो जाए। चीज़ें बेहतर होने जा रही हैं, लेकिन उस बेहतरी में अगर अभी भी अपना फ़ायदा ढूंढा गया, दूसरों का फ़ायदा, पाकिस्तान का फ़ायदा ना ढूंढा गया, तो अब भी वो पार्टी नुकसान में है। ऊपर ऊपर आपको लग रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन अच्छा होगा नहीं। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।